They got a year and they wasted it completely on election rallies and all the other stuff. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I have money, I have everything, but I can't save my sister. No gas, no oxygen, no bed. Where we can go? Full India is a problem. नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत हम करेंगे अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबर के साथ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। कई मरीजों को जहां डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वहीं नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके सूबे में ना ही ऑक्सीजन की कमी है और ना ही बेड की। लेकिन क्या ये दावा ज़मीनी हकीकत से मेल खाती है? देखिए मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की गाजियाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अखबारी हेडलाइन है और दूसरी तरफ 85 साल की पुष्पा मित्तल हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के दावे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के महानगर गाजियाबाद की सड़कों पर मरीज हैं। 65 साल के सिद्दीकी अहमद अपने जवान बेटे को ऑक्सीजन दिलाने गुरुद्वारा पहुंचे हैं। बेटा 4 दिनों से बेहोशी की हालत में है। अब गुरुद्वारे में किसी तरह ऑक्सीजन मिली है। बीते 3 दिन से गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के लिए मरीजों का तांता लगा है। मेरा बच्चा गैस के चक्कर में गैस की कमी से कहीं भी गैस नहीं मिल रही है और 4 दिन से ये बेहोश है मेरा बच्चा। सरकार को चाहिए कि कालाबाजारी वालों को गोली से मार दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कही बातों वाली इस हेडलाइन को आप फिर देखें। अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के एक बड़े नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम के मालिक ये डॉक्टर मुकेश अग्रवाल हैं। फोन पर अधिकारियों से ये लगातार ऑक्सीजन और दवा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी इस मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल को हैंडओवर करने की चिट्ठी तक प्रशासन को लिख चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही है, आधे घंटे का 1 घंटे का बैकअप है। आ रही हैं एम्बुलेंस जो हैं वो पेशेंट के बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रही हैं। अब हॉस्पिटल में आ नहीं रहा, मरीजों को डायरेक्ट प्रशासन बांट रहा है, काला बाजारी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार की लापरवाहियों की एक लंबी फहरिस्त है। ये गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है। कई महीनों से खराब पड़े होने के बाद जब ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने लगी तो इसे अब सुधारने की कवायद हो रही है। एक तरफ सरकार के दावों की मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन है और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क की हकीकत है, जहां पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम ये कमियां आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समय रहते सरकार युद्ध स्तर पर इनको ठीक करने की कोशिश करे ताकि लोगों की जान बच सके। गाजियाबाद से अक्षय के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अहमदनगर के सिविल अस्पताल की हालत काफ़ी ख़राब है। हर रोज़ मरीजों की तादाद जहां बढ़ती जा रही है तो वहीं यहां पर जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी सीमित हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना इन दोनों को करना पड़ रहा है। अहमदनगर के सिविल अस्पताल का कैजुअलिटी वार्ड भरा हुआ है। बेड की कमी की वजह से मरीजों को स्ट्रेचर पर, कुर्सी पर और यहाँ तक कि फर्श पर भी लिटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है। इन मरीजों के बीच कोरोना से मृत एक व्यक्ति का शव लगभग 2 घंटों तक इसी तरह पड़ा रहा। अस्पताल के डीन बताते हैं कि कर्मचारियों की भारी कमी है। कैजुअलिटी में जो 6 से 8 बेड्स है उस पर ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन हर तरफ से रात को सुबह तक 25-25, 30-30 पेशेंट्स कैजुअलिटी में आके उनको कहीं जाने के लिए चॉइस नहीं और हमको एडमिट करने के लिए कोई बेड नहीं है। वार्ड वाइज जो है, जो बाहर से नया वार्ड वाइज हम लेते हैं वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो रेगुलर मेडिकल ऑफिसर या जो रेगुलर वार्ड बॉयज़ है तो उनको एक बॉडी रैप करने के लिए 2 से 3 वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 वार्ड बॉय आने तक काफ़ी दूसरे वार्ड में अगर कुछ काम रहेगा वो एडजस्ट करके वो लोग उसी काम के लिए आके बॉडी रैप करके बॉडी शिफ्ट करते हैं।
अहमदनगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहमदनगर में 25 अप्रैल को 3,493 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 24 अप्रैल को 3,780 मामले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिविल अस्पताल में 282 बेड पर 497 मरीज हैं और साथ ही 30 मरीज वेटिंग पर हैं। अहमदनगर के कलेक्टर तो मानने को ही तैयार नहीं है कि अस्पताल के हालात इतने खराब हैं। एक बेड के ऊपर जो है तो 3-3 पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कई पेशेंट फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं। जो डेड बॉडीज होती है उसको बात नहीं है, ये गलत बात है। जहाँ पे कैजुअलिटी में पेशेंट आते हैं तब उनको जो है कि इमीडिएट जो फर्स्ट एड करना पड़ता है, वहाँ पे वो 2-2 पेशेंट्स एक बेड पे है, लेकिन अंदर जहाँ पे एडमिट किया जाता है वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। अहमदनगर में बढ़ते मामलों के साथ ही चरमराई व्यवस्था ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हाल ही में रेमडेसिविर के लिए लोगों को प्रदर्शन भी करना पड़ा था और अब बेड ऑक्सीजन को लेकर परेशानी बढ़ी है। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं कर्नाटक में भी जो संक्रमण है वो दिल्ली और मुंबई की तरह ही बढ़ रहा है। 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसमें से 60% मामले केवल बेंगलुरु के हैं। शमशान घाट पर कतार नजर आ रही है, तो वहीं बेड और ऑक्सीजन के लिए जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो कई जगहों पर चक्कर काटते हुए देखे जा सकते हैं। भले ही शहर में कर्फ्यू लगा हो, लेकिन जरा इस वैन में बैठे सजे संवरे बारातियों को देखिए। चेक पोस्ट पर रोका गया तो दावतनामा दिखा दिया। ऐसी ही भीड़भाड़ की वजह से कोरोना का संक्रमण बेकाबू है। कर्नाटक के बड़े हॉटस्पॉट आपको 2 जगह मिलेंगे, बेंगलुरु और इसके आसपास के शहरों के अलावा उत्तर कर्नाटक के उन इलाकों में जहां उपचुनावों की वजह से रैलियां काफी हुई हैं। इनका ये फर्क यह है कि आके वोट का बटन दबाओ और आप मरो या डूबो और जिंदा रहो। जिंदा रहे तो अगले साल आप बटन दबाओ। अब भी इस शहर में वैसी भीड़ अस्पतालों के बाहर नहीं दिख रही जो उत्तर भारत और मुंबई में दिखी। इसकी वजह है कि यहाँ 95% के आसपास एसिम्टोमेटिक मरीज है, लेकिन कल को हालात संकट भरे हो सकते हैं। I hope we need to. हम इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। हमें इस चेन को ब्रेक करना है और जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन चाहिए, तभी ये हो पाता है। साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं और मरीज बेसुध। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी संक्रमण की रोकथाम के लिए जिन कदमों को उठाने की बात आज कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये पहले किया होता तो कर्नाटक बदहाली के इस दौर से न गुजर रहा होता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों के इंतजाम नाकाफी हैं। जो निजी अस्पताल हैं वो भी पूरी तरह से भर चुके हैं। ऐसे में कई गैर सरकारी संस्थाएं सामने आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। सरकार भी इन संस्थाओं की मदद करते हुए नजर आ रही है। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुका है। फिलहाल 600 बेड्स हैं। इसे 6000 तक बढ़ाए जाने की कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। उपचार, भोजन के साथ मनोरंजन का इंतजाम। सेंटर को 4 भागों में बांटा गया है। इंदौर के 4 प्रमुख अस्पताल मेदांता, बॉम्बे, चोइथराम और राजश्री अपोलो हॉस्पिटल को सेंटर के सुपरविजन की जवाबदेही सौंपी गई है। इन अस्पतालों से डॉक्टरों का अमला यहां पर सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही गंभीर स्थिति होने पर मरीजों को एम्बुलेंस से दूसरे अस्पतालों में रेफर भी किया जा सकेगा। जन भागीदारी से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। इनकी क्षमता 850 लीटर प्रति मिनट रहेगी। योजना 10 दिन में बीना में 1000 बिस्तर वाले अस्थायी कोविड अस्पताल को शुरू करने की भी है, जिसमें सीधे बीना रिफाइनरी से ऑक्सीजन सप्लाई होगी। बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके हम मरीजों का इलाज करने के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल आगा सौद बीना रिफाइनरी में ही बना रहे। उस अस्पताल को बनाने में डीआरडीओ को सहयोग चाहिए। मैंने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना की, उन्होंने
हमें वचन दिया कि DRDO इसमें पूरा सहयोग करेगा। अस्पताल के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 20 डिब्बों में 320 बेड हैं, जिनमें कोविड के शुरुआती मरीजों को रखा जाएगा। आइसोलेशन कोच में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ कूलर भी लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को गर्मी न लगे। भोपाल में लगभग हम 5000 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू करने की स्थिति में है और इसका टर्न अप देखकर हम आगे भी इसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। और हमने मध्य प्रदेश में कोविड केयर सेंटर को केवल बिस्तर लगाकर मरीजों को लिटाने का काम किया जाए, इसकी व्यवस्था नहीं की है। हमने हर कोविड केयर सेंटर को कहीं ना कहीं मेडिकल बैकअप दिया है और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हम यदि कोविड केयर सेंटर में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसका इलाज भी तत्काल करेंगे। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने जबलपुर में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए, तो बीजेपी के राहुल कोठारी भोपाल में अपनी संस्था के जरिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निःशुल्क दे रहे हैं। ऐसी ऑक्सीजन जनरेटर हम उनके घर पहुंचाएंगे और कम से कम 1-2 दिन का वो प्रोसीजर, जब तक उनको रिलीफ महसूस नहीं होता, वो उनके घर पे रहेगा। बाद में वो अपने आप में हॉस्पिटल शिफ्ट हो सकती हैं या रिलीफ महसूस करती हैं, उनके ऊपर है। लगातार संस्था के द्वारा प्रयास किया गया कि उनको घर पे ही रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि कई बार उनके जो साथ के रहते हैं, उनके अटेंडेंट रहते हैं, वो जगह जगह अस्पताल के लिए जाते हैं, दवाइयों के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इस सबसे भी इसमें रोकथाम मिलेगी। देखिए, हमारे द्वारा फर्स्ट फेज में इस पूरे मशीनों में 60 मशीनों को हम लोग ले रहे हैं, जिसमें 40 अभी हमें प्राप्त हो चुकी हैं और लगातार बाकी भी अन्य ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं। राज्य के अस्पतालों में 1 अप्रैल को कुल 21,159 बिस्तर थे, वहीं आज बिस्तरों की संख्या बढ़कर 40,784 हो गई है। लेकिन इसी अनुपात में मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। सरकार अपनी तरफ से वैकल्पिक इंतजाम कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट 23% के आसपास बनी हुई है, आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश में ऑक्सीजन के संकट के बीच मददगार साबित हो रही है स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोरोना के दूसरे लहर में देश के सामने सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है और इस बड़े संकट के बीच लोगों की मदद करने के लिए सामने आई है स्टील बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल के बोकारो स्टील प्लांट से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकल चुकी है। इसमें करीब 50 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। ये ट्रेन सोमवार सुबह लखनऊ पहुंच जाएगी। इसके पहले भी एक ऑक्सीजन ट्रेन बोकारो से लखनऊ पहुंच चुकी है। बोकारो प्लांट से अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसी महीने अब तक 1900 टन ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है। हमारे सेल के सारे स्टील प्लांट ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए सक्षम हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर आपूर्ति कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में रोज लगभग 150 टन ऑक्सीजन बनता है और हम ये पूरा 150 टन स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चारों तरफ भेज रहे हैं। बोकारो के अलावा सेल के भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे प्लांट से देश भर में करीब 800 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। सेल पहले ही 2020 से 39,647 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। अब बढ़ी मांग को देखते हुए सेल ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने में लगा है। फिलहाल सेल ने 21 अप्रैल को 891 टन, 23 अप्रैल को 1150 मैट्रिक टन और 24 अप्रैल को 962 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग इंडस्ट्री से में कम कर दिया है और हम सारा का सारा लिक्विड ऑक्सीजन देश की जनता के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भेज रहे हैं हर जगह जहाँ की जरूरत पड़ रही है। देश के लिए स्टील बनाने वाली कंपनी आपदा के वक्त देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन बना रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। कोरोना महामारी के इस दौर में हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है और इस सब के बीच अभिनेता सलमान खान हर समय की तरह इस समय भी लोगों की मदद के लिए सामने आते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में सलमान खान फूड पैकेट्स को चेक कर रहे हैं। ये फूड पैकेट्स सलमान ने बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में तैयार करवाए हैं। खान ने ये पैकेट्स लगातार कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे पुलिसकर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भेजे जाएंगे।
तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।